नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का, जिसमें आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने और बॉर्डर से हटाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी और सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए सरकारी वकील से पूछा कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों को किसानों ने नहीं बल्कि आप लोगों ने रोक रखा है। आखिरकार कौन है वो लोग जो किसानों को दिल्ली घुसने से रोक रहे हैं। जिसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि प्रशासन ने किसानों को रोका हुआ है और इसी पर कोर्ट ने कहा कि किसानों ने नहीं बल्कि प्रशासन ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है और किसानों को बॉर्डर से हटाने की आज कोशिश फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 3 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। दिल्ली में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। 2500 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर कल सदन में होगी बहस। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है और सरकार की मुश्किलें बढ़ाते जा रहा है और इसी बीच कोशिश की गई थी कि बॉर्डर से किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया जाए, लेकिन वो आज फेल होती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर को बंद करने का चक्का जाम करने के लिए सीधा प्रशासन को जिम्मेदार बताने की कोशिश की और कहा कि कौन लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर जाम कर रखा है, कौन लोग हैं जो किसानों को दिल्ली घुसने से रोक रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने तक का यहाँ पर कहा है, जिसमें जो आंदोलनकारी किसान हैं उनका एक संगठन होगा, एक पक्ष सरकार का भी होगा और उस कमेटी में वो किसान भी होंगे जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं और जो पंजाब हरियाणा के किसान नहीं बल्कि देश के अलग राज्यों के किसान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसीलिए राष्ट्र के विभिन्न राज्यों से भी किसान संगठन इस कमेटी में होंगे और वो अब इस मामले को देखेगा। सरकार के साथ किसानों की बातचीत लगभग फेल होती नजर आ रही है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, हाँ या ना में सरकार से जवाब चाहते हैं और इसी बीच ये कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से उन्हें बॉर्डर से हटाया जाए, जो कि आज फेल होती नजर आई और अभी बॉर्डर पर ही बने रहेंगे किसान के सारे संगठन और कमेटी बनाकर उनसे उनकी राय पूछी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट, और आपको बता दें, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने इस पूरे मामले को सुना और इस बीच आखिरकार किसने वास्तव में सड़क रोक रखा है, इसको लेकर बड़ी बात कह दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से शाहीन बाग का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि जिस प्रकार से कोर्ट ने शाहीन बाग में मध्यस्थता करके रोड खाली करने को कहा था, उसी प्रकार से वो चाहते थे कि किसानों को भी बॉर्डर से हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बॉर्डर जो बंद किए गए हैं, जो चक्का जाम किया गया है, जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि प्रशासन ने किसानों को सीधा दिल्ली नहीं आने दिया। प्रशासन ने किसानों को बॉर्डर पर रोक रखा है, इसीलिए चक्का जाम है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की सारी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। खबर में अंत तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से संतुष्ट हैं तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कल विधानसभा में 2500 करोड़ के घोटाले पर होगी चर्चा, उप मुख्यमंत्री ने बुलाया विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, उत्तरी नगर निगम में करीब 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर चौतरफा हमला जारी है। दिल्ली सरकार के पहले जांच के आदेश, फिर एलजी व केंद्रीय गृह मंत्री का घेराव। अब इस घोटाले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का कहना है कि घोटाले की जांच होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट करके विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तरी निगम में हुए 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में इतने बड़े घोटाले को लेकर चर्चा की जाएगी। उधर पार्टी का लगातार इस पर हमला जारी है। पार्टी का कहना है कि भाजपा शासित निगम में इस घोटाले में जो लोग भी शामिल, उनके सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निगम घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच हो। रामवीर सिंह बिधूड़ी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगमों पर लगाए गए 2400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया है। रामवीर बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वे इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे और यदि जांच में नगर निगमों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो अपने पद से इस्तीफा दे। बिधूड़ी ने इस मुद्दे पर आगामी 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र बुलाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दरअसल दिल्ली जल बोर्ड में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है
है और विधानसभा में भाजपा विधायक दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दिल्ली में हालात बेकाबू हो सकते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी इस नाकामी पर जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष विधूड़ी ने कहा कि निजी बिजली कंपनियों में साठगांठ के कारण फिक्स्ड चार्ज के नाम पर दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। दूसरी ओर सर्दी के इस मौसम में भी दिल्ली में पेयजल संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली को सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी करार रहा है। दूसरी ओर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का सरकार से सवाल, किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से परेशानी क्यों? जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 काले किसान विरोधी कृषि कानूनों के समर्थन में मध्य प्रदेश की भाजपा द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान, किसान चौपाल, किसान सम्मेलनों पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब एक तरफ पूरे देश का किसान सड़कों पर आकर इन काले कानूनों का खुलकर विरोध कर रहा है, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 19 दिन से सड़कों पर कड़ाके की ठंड पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। सभी जानते हैं यह काले कानून किसानों से बगैर सहमति, चर्चा, मत विभाजन के, बगैर विपक्षी दलों से चर्चा किए तानाशाह तरीके से कोरोना काल में थोपे गए हैं। वहीं दूसरी किसानों के समर्थन में खड़े होने की बजाय बेहद शर्मनाक है कि खुद को सच्चा किसान हितैषी बताने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन काले कानूनों के समर्थन में जन जागरण अभियान, किसान चौपाल व किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। कमलनाथ ने आगे अपने बयान में कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले आज किसान को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और बड़ी शर्म की बात है कि किसान विरोधी इन काले कानूनों का विरोध करने की बजाय भाजपा इसका खुलकर समर्थन कर रही है। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कर्ज माफी योजना को इन्होंने पाप बताकर रोक दिया है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि तमाम जिम्मेदार भाजपा नेता रोज बयानबाजियां कर किसानों व किसान संगठनों को कभी दलाल, देशद्रोही, सांप बिच्छू, नेवला, कुकुरमुत्ता की खुलेआम संज्ञा दे रहे हैं और जिम्मेदार मौन हैं। किसानों के आंदोलनों को कभी वामपंथियों, कभी नक्सलवादियों, कभी पाकिस्तानियों का, कभी चीनियों का, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन बनाने पर तुले हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, पीएम केयर्स फंड को लेकर पूछे ये 10 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार पीएम केयर्स फंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल दाग दिए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय दूतावास के जरिए आए डोनेशन की रसीदों को लेकर भी सवाल किया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से सवालों की सूची साझा की है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर इसे विदेशी दान का पेचीदा मामला बताया और प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स फंड में विदेशी दान आया है और मैं इस सिलसिले पर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल करता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने कुछ 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम केयर्स फंड को लेकर किए गए 10 सवाल कुछ इस तरह हैं। भारतीय दूतावासों ने पीएम केयर्स फंड के लिए प्रचार और दान क्यों लिया? प्रतिबंधित चीनी ऐप्स पर फंड का विज्ञापन क्यों किया गया? पाकिस्तान से कितना पैसा आया और किसने दिया? कतर से किन 2 कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया है और कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं? 27 देशों से कितने हजार करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में आए? क्या दान करने और फिर से अपनी फैक्ट्री शुरू करने के बीच निसी एएसबी के साथ कोई संबंध था? 27 भारतीय दूतावासों ने सार्वजनिक मंच की जगह क्लोज्ड चैनल के जरिए इसका प्रचार क्यों किया, जबकि आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है? सरकार की ओर से फंड को एफसीआरए की समीक्षा से बाहर क्यों रखा गया है? पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक प्राधिकरण क्यों नहीं है? फंड को कैग और भारत सरकार द्वारा क्यों ऑडिट नहीं किया जा सकता और क्यों न विदेशी दान पर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 2000 रुपए प्रति माह देने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जो बच्चे बाल संरक्षण गृहों से वापस परिवार के पास भेजे गए हैं और अगर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण समिति की संस्तुति पर उन परिवारों को बच्चों की पढ़ाई के लिए 2000 रुपए प्रति माह देगी। यह रकम सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। ये आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों के कल्याण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य 22 से 24 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति करें।
छूटी पढ़ाई पूरी कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराई जाए। इससे पहले मामले में न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय 2,27,518 बच्चे बाल संरक्षण गृहों में रह रहे थे। इनमें से 1,45,788 बच्चे परिवारों या संरक्षकों के पास वापस भेज दिए गए। कोर्ट ने बाल संरक्षण गृहों और वहां से वापस परिवारों के पास भेजे गए बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि जिला बाल संरक्षण समिति इस मामले की निगरानी करेगी। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी को सूचित करेगी। इससे पहले MIX क्योरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की समुचित पढ़ाई जारी रखने के बारे में कोर्ट को आदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। कोर्ट ने इस बारे में MIX क्यूरी की ओर से दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए ही राज्यों को निर्देश दिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। सुखबीर सिंह बादल का बड़ा हमला, कहा देश में बीजेपी है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। जी हां दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। साथ ही बादल ने किसान आंदोलन के दौरान देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को टुकड़ों में तोड़ दिया है, बेशर्मी से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाया है और अब अपने सिख भाइयों के खिलाफ ऐसा कर रही है। बीजेपी देशभक्ति वाले पंजाब को सांप्रदायिक आग में धकेल रही है। बीते दिनों पहले सुखबीर सिंह बादल ने आंदोलन में खालिस्तानियों की मौजूदगी की अफवाहों को लेकर आक्रामक रुख दिखाया था। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में कई बूढ़ी महिलाएं भी शामिल हैं। क्या वो खालिस्तानी लगती हैं? यह देश के किसानों को संबोधित करने का कोई तरीका है? यह किसानों का अपमान है। बादल ने कहा था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किसानों को देशद्रोही कहने की। बीजेपी या किसी और को किसानों को देशद्रोही कहने का हक किसने दिया? किसानों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और आप इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। जो इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं वो खुद देशद्रोही हैं। बता दें कि बादल परिवार की ओर से कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुखबीर बादल ने अकाली दल के एनडीए से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेला लड़ने की बात कही थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान के लिए यह अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों के लिए यह अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। हमारे लिए यह रोजी रोटी और आजीविका की लड़ाई है, खेत खलिहान की लड़ाई है। हरियाणा का एक एक गांव का किसान आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी जी राजहट को छोड़कर राजधर्म को कब मानेंगे? कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि सरकार निर्दयी है। मोदी जी इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? प्रधानमंत्री अन्नदाताओं की बात सुनिए, तीनों कानूनों को खत्म कीजिए। भारतीय किसान यूनियन में 32 संगठन हैं जो एक हैं और उनकी एक ही मांग है कि कानून खत्म किया जाए। सरकार अपने फायदे के लिए नए नए संगठन खड़े कर रही है। मोदी जी राजहट को छोड़कर राजधर्म को कब मानेंगे? किसानों के लिए यह अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। हमारे लिए यह रोजी रोटी और आजीविका की लड़ाई है, खेत खलिहान की लड़ाई है। सुरजेवाला ने कहा कि ये अध्यादेश आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध जताया। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई लड़ी। हम 2 दिनों तक संसद परिसर में धरने पर बैठे रहे। राहुल गांधी ने किसान यात्रा निकाली जो पंजाब और हरियाणा होकर गुजरी। सुरजेवाला ने कहा कि किसान यूनियन चाहते हैं कि राजनीतिक दल उनके आंदोलन में न आए। उनका हम सम्मान करते हैं। हम पूरी तरह से किसान के साथ खड़े हैं। हरियाणा का एक एक गांव का किसान आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हरियाणा का किसान उनके लिए फल सब्जी से लेकर दूध तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ये किसान हमारी हरियाणा की पवित्र धरती पर बैठे हैं। बीच का रास्ता है कि सरकार इस कानून को वापस ले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अडानी अंबानी ग्रुप की 53 एग्रो कंपनियां रजिस्टर, हमारी नहीं सुन रही सरकार, बोले कांग्रेसी सांसद। राहुल ने कहा बीजेपी के लिए पूंजीपति बेस्ट फ्रेंड। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने में चूकते नहीं हैं। कांग्रेस सांसद जेएस गिल ने कहा कि कुछ महीने पहले ही अंबानी और अडानी ग्रुप की 53 एग्रो बेस्ट कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की आवाज नहीं सुनी जाएगी वह विरोध जारी रखेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी केंद्र सरकार के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। पूंजीपति उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बता दें
कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसान हैं। उनकी फसल किस कीमत पर बेची गई? यह एमएसपी पर बेची गई। उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? सरकार को गांव में जाना चाहिए और वहां लोगों से बात करनी चाहिए, तब असलियत पता चलेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान मरने वाले 11 किसानों को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि अपने अधिकार के लिए किसानों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस ने कहा था कि किसानों की मौत के बावजूद मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं के साथ नहीं बल्कि धनदाताओं के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि राज धर्म बड़ा है या राजहठ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी को बड़ा झटका, 15 दिन में दूसरी बार बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, आज इतने रुपए हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने एक बार फिर एलजीपी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 694 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में 15 दिनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 36 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इसके पहले तेल कंपनियों ने 3 दिसंबर को गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए का इजाफा किया था। 15 दिन में 100 रुपए महंगा हुआ गैस सिलेंडर। 15 दिनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की तेजी आई है। 3 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं आज एक बार फिर गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है। इस तरह 15 दिनों में गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दम है तो राष्ट्रगान बदल कर दिखाएं बीजेपी। पीएम को लिखे सुब्रमण्यम स्वामी के खत पर ममता बनर्जी का खुला चैलेंज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वो राष्ट्रगान बदल कर दिखाएं। उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के संदर्भ में ये बात कही। उन्होंने एक सभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनियों को मान्यता दी गई है। एनआरसी, एनपीआर या सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भगवा दल ने समुदायों के बीच दंगों और नफरत का नया धर्म बनाया। भाजपा कभी भी गोरखालैंड मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं खोज सकती, केवल तृणमूल कांग्रेस ऐसा कर सकती है। राष्ट्रगान बदलने को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हाल में प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का दुस्साहस किया जाता है तो राज्य के लोग करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा वे हमारे देश का इतिहास बदलना चाहते हैं और अब राष्ट्रगान भी बदलना चाहते हैं। उन्होंने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह आईपीएस अधिकारियों को अपने अंदर सेवा देने के लिए तलब कर राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। बनर्जी ने केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की चुनौती भी दी और पश्चिम बंगाल को दंगा प्रभावित गुजरात में बदलने का प्रयास करने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला नहीं किया गया और आश्चर्य जताया गया कि दोषी ठहराए गए अपराधी उनके साथ क्यों थे। बनर्जी ने कहा, अगर भाजपा और केंद्र सरकार सोचती है कि वे केंद्रीय बल यहां लाकर और राज्य कैडर के अधिकारियों का तबादला कर हमें डरा देंगे तो वे गलत सोच रहे हैं। केंद्र हमारे अधिकारियों को तलब कर रहा है। कोई भी नड्डा या उनके काफिले को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर हो सकते हैं सीएए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन। जामिया शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जेएनयू के छात्र संघ प्रकार का कदम उठा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस बार पहले से ही अलर्ट हो गई है। शाहीन बाग और जामिया नगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन इलाकों में भीड़ एकत्रित करने की मनाही है। साथ ही हर किसी पर पुलिस की पैनी नजर है। सुरक्षा को कड़ी करते हुए दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2020 की शुरुआत में ही संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पूरी दिल्ली के कई इलाकों में लोग धरने पर बैठे थे। इनमें से शाहीन बाग और जामिया का धरना लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा है। शाहीन बाग के धरने को अब तक सबसे लंबा धरना भी माना जा रहा है। वहीं इस स्थान से लोगों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद भी यहाँ पर धरने पर बैठी महिला अपने स्थान से नहीं हिली। इसी बीच दिल्ली में चुनाव भी हुए और धरना लगातार चलता रहा। दिल्ली चुनावों के बाद 23 से 26 फरवरी के बीच दिल्ली में हो रहे
प्रदर्शनों ने हिंसात्मक रूप ले लिया और ये हिंसा सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गया। इन दंगों में करीब 53 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई लोगों की पूरी संपत्ति में आग लगा दी गई, दुकानें, पेट्रोल पंप, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं का विशाल धरना प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। जी हां दोस्तों, देश भर में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रोटेस्ट शास्त्री चौक पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। इसके साथ ही धरने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर को सौंपा। इस दौरान डायनामाइट न्यूज से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि किसानों की एकजुटता रंग लाएगी और सरकार को किसानों की मांग मानना ही होगा। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान हितों का गला घोंट रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।